तो बच्चों, आज का हमारा कम्प्लीटली डिस्कशन होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी। आज का पूरा लेक्चर मैं आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी पर डिस्कस करूंगा। वैसे बच्चों ने एक बार जॉइंट लाइफ पॉलिसी पढ़ लिया है, बट बेटा फिर भी थोड़ा कन्फ्यूजन आ रहा है, कोई दिक्कत आ रही है, तो मैं चाहता हूँ कि एक बार जॉइंट लाइफ पॉलिसी पूरा कंप्लीट एक बार आपको समझा देता हूँ। बेटा जॉइंट लाइफ पॉलिसी को समझने से पहले हम नॉर्मल बात करते हैं इंश्योरेंस की, कि कोई पर्सन जब इंश्योरेंस करवाता है, जैसे किसी ने अपना इंश्योरेंस करवाया 10 ईयर के लिए, 1 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस करवाया और उसका टेन्योर था 10 ईयर, ठीक है ना। अब इसमें इन्होंने इंश्योरेंस प्रीमियम डिसाइड किया कि हर साल 12,000 का एनुअल प्रीमियम देना, 12,000 एनुअल प्रीमियम देना होगा ना बेटा। अब यह जिस पर्सन एक्स ने अपना इंश्योरेंस करवाया है, जिस पर्सन एक्स ने अपना इंश्योरेंस करवाया, उसने वेरी फर्स्ट 10,000 का प्रीमियम दिया, इंश्योरेंस स्टार्ट हो गया। फिर सेकंड ईयर प्रीमियम देना, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर, 6 ईयर, 7, 8, 9 और 10, 10 साल तक उसको प्रीमियम देना होगा ना बेटा। अब हम बात करेंगे, अगर 10 ईयर सब कुछ ठीक रहता है, 10 साल कंप्लीट हो जाएगा, तो उसने एक्स ने अपना इंश्योरेंस करवाया था 1 लाख, तो उसको 1 लाख का सम एश्योर्ड अमाउंट जो भी है 1 लाख का, वो प्लस इसका इंटरेस्ट और बोनस जो भी होगा वो आपको 10 ईयर का मैच्योरिटी टाइम कंप्लीट होने के बाद मिल जाएगा। अगर एक्स ने 10 ईयर का इंश्योरेंस करवाया तो 10 साल तक वो प्रीमियम पड़ेगा, 10 ईयर कंप्लीट होगा, उसको अपना सम एश्योर्ड जो है 1 लाख प्लस उसका इंटरेस्ट बोनस जो होगा वो उसको मिल जाता है। बाय द वे, इस 10 ईयर में कभी भी डेथ हो गई, सपोज करो 4th ईयर या 5th ईयर में एक्स की डेथ हो जाती है, जैसे एक्स की डेथ हो जाती है बस आपको प्रीमियम भरने की ज़रूरत नहीं, और आपको पूरा 1 लाख जो आपका सम एश्योर्ड है वो आपको रिसीव हो जाएगा। इस इंश्योरेंस टेन्योर में किसी उस पर्टिकुलर पर्सन की डेथ हो जाती है तो जितना भी सम एश्योर्ड है वो आपको रिकवर हो जाता है। एक बात और है इसमें, सपोज करो आपको लगता है कि सर मुझे 4 साल, हमने 1, 2, 3, 4 साल प्रीमियम भरा, फिर लगता है कि मुझे इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं करना, कुछ भी रीज़न हो सकता है, तो आप इंश्योरेंस को सरेंडर कर सकते हो। और जब हम इंश्योरेंस को सरेंडर करते हैं तो उस टाइम जो पर्टिकुलर अमाउंट हमें मिलता है उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सरेंडर वैल्यू। जैसे फर्स्ट ईयर सरेंडर वैल्यू कुछ नहीं आती है, 10,000 सरेंडर वैल्यू आ गई 6,000, थर्ड ईयर सरेंडर वैल्यू हो गई 14,000 और 5th ईयर सरेंडर वैल्यू आ रही 25,000। अगर 4th ईयर प्रीमियम पे करने के बाद एक्स इंश्योरेंस को सरेंडर करेगा तो उसको सरेंडर वैल्यू मिलने को तैयार है। यानी जब भी आप इंश्योरेंस, आप बोलते मुझे आगे इंश्योरेंस नहीं करवाना है, कंटिन्यू नहीं करना, तो जिस डेट को आप सरेंडर करोगे उस टाइम जो वैल्यू मिलती है उसको हम बोलते हैं सरेंडर वैल्यू। अगर एक्स को 4था प्रीमियम देने के बाद लगता है मुझे इंश्योरेंस कंटिन्यू नहीं करना, तो इस इंश्योरेंस की सरेंडर वैल्यू कितनी, 25,000, एक्स को 25,000 मिल जाता है। तो ये पूरा सिस्टम है अपने जॉइंट इसका इंश्योरेंस वाला सिस्टम होता है। अब इसी सिस्टम को लेके मैं पूरा आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी समझाना चाह रहा हूँ। बच्चों, जॉइंट लाइफ पॉलिसी के साथ साथ सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी होती है। एक पार्टनरशिप फर्म है, पार्टनरशिप फर्म में 3 पार्टनर है, तीनों पार्टनर का जॉइंट में इंश्योरेंस करवा दिया तो उसको हम बोलते हैं जॉइंट लाइफ पॉलिसी बोलते हैं। बेटा ये इंश्योरेंस कौन कराता है? पार्टनरशिप फर्म कराती है। ये इंश्योरेंस कौन कराता है? पार्टनरशिप फर्म कराती है। अब इन्होंने सपोज करो इन जो पार्टनर है इनका जॉइंट इंश्योरेंस करवा दिया। इंश्योरेंस का जो सम एश्योर्ड है, सम एश्योर्ड रखा 10 लाख, प्रीमियम दे रहे हैं हर साल 1 लाख रुपीज़ का एनुअल प्रीमियम जा रहा है, और तीनों का जॉइंट में इंश्योरेंस करवा दिया। फर्स्ट ईयर प्रीमियम दिया, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, 4th, 5th, 7, 8, 9, 10, 10 साल का प्रीमियम देना आपको। अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी में किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है, सपोज करो सी की डेथ हो गई, अगर किसी भी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा 10 लाख रुपीज़ का अमाउंट मिल जाएगा। आपने पार्टनर का जॉइंट इंश्योरेंस किया, इसीलिए इसका नाम क्या होता है? जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में किसी भी पार्टनर की अगर डेथ हो जाती है तो उसको हम बोलते हैं, जैसे किसी पार्टनर की डेथ होगी और पूरा सम एश्योर्ड का अमाउंट आपको रिकवर हो जाता है, तो ये बनता हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी वाला सिस्टम बनता है। अगर आपको लगता है कि नहीं हमें
बीच में ही 4th ईयर में इस पॉलिसी को सरेंडर करना, तो जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो सरेंडर वैल्यू मिल सकती है। जैसे जॉइंट लाइफ पॉलिसी में किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है, 4th ईयर में पार्टनर का रिटायरमेंट हो रहा है तो हम पॉलिसी को क्या करेंगे बेटा, सरेंडर कराएंगे। सरेंडर कराएगा तो जो भी सरेंडर वैल्यू होगी वो हमें रिकवर हो जाती है। तो ये होता है जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बट ये तीनों पार्टनर का जॉइंट में इंश्योरेंस करवाता है, और इंश्योरेंस कौन करवाती है, फर्म करवाती है, प्रीमियम फर्म पे करती है, पार्टनर पर्टिकुलर पेमेंट नहीं करते। ऐसा सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी होती है कि पार्टनर अपना सेपरेट इंश्योरेंस करवाते हैं। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में ए बी सी तीनों पार्टनर है और तीनों का लाइफ पे सेपरेट इंश्योरेंस करवाया, बट ये इंश्योरेंस कौन करवाता है बेटा, फर्म करवाती है। यहाँ भी प्रीमियम कौन देती है, फर्म देती है। तो अगर जॉइंट में इंश्योरेंस कराए तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी होती है, और अगर आपने सेपरेट इंश्योरेंस कराए तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेपरेट लाइफ पॉलिसी है। अब मैं आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग समझा रहा हूँ, लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग समझा रहा हूँ। इसमें हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी पे भी बात करेंगे और सेपरेट लाइफ पॉलिसी पे भी बात करेंगे। आप लोग सबसे पहले नोट करें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की अकाउंटिंग के लिए नोट करें, वेरी फर्स्ट, यह अकाउंटिंग के 3 मेथड होते हैं। फर्स्ट मेथड होता है एक्सपेंसेस मेथड। फर्स्ट होता है बेटा एक्सपेंसेस मेथड। सेकंड नोट करें बेटा एसेट्स मेथड, और थर्ड मेथड होता है हमारा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। 3 मेथड हमारे यहाँ चलते हैं और इन तीनों मेथड पर अब हम चर्चा करेंगे बेटा। तो आप लोग वेरी फर्स्ट कौन सा मेथड लेंगे, एक्सपेंसेस मेथड लेंगे, और इसी एक्सपेंसेस मेथड को मैं आपको समझाता हूँ जॉइंट लाइफ पॉलिसी में एक्सपेंसेस मेथड क्या होता है। बच्चों, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में एक्सपेंसेस मेथड में जो भी प्रीमियम हम पे कर रहे हैं उस प्रीमियम को एक्सपेंसेस मान के चलना। जो भी प्रीमियम होता है उस प्रीमियम को हम क्या करते हैं, एक्सपेंसेस मान के चलते हैं, वो होता है आपका एक्सपेंसेस मेथड। एक एग्जांपल लेके मैं आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी समझाऊंगा और सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी समझाऊंगा इस मेथड से ना बेटा। सपोज करो पार्टनर का नाम है ए बी सी, इसमें हम जॉइंट इंश्योरेंस की बात भी करेंगे और सेपरेट लाइफ पॉलिसी की बात करेंगे। एक ही एग्जाम्पल से मैं दोनों समझा दूंगा। इन्होंने इंश्योरेंस करवा बेटा 10 लाख, सम एश्योर्ड कितना इनका 10 लाख, और 1 लाख इनका प्रीमियम है ना बेटा, और टेन्योर कितना रखते हैं हम लोग, 10 ईयर कर लेते हैं। सरेंडर वैल्यू की बात करेंगे, ईयर और सरेंडर वैल्यू। फर्स्ट ईयर सरेंडर वैल्यू कुछ है नहीं बेटा, सेकंड ईयर सरेंडर वैल्यू कर दी हमने 30,000, थर्ड ईयर हमने सरेंडर वैल्यू कर दी 65,000, और फोर्थ ईयर का सरेंडर वैल्यू ले लो 1 लाख। अब जो भी रिटायरमेंट करना होगा, जो भी डेथ करना होगा, वो हम कम कर लेंगे 4th ईयर का प्रीमियम देने के बाद रखते हैं ना बेटा। पार्टनर का नाम ए बी सी, या और इजी समझने के लिए हम पार्टनर 2 ही करते हैं बेटा। 2 पार्टनर कर लो, पार्टनर ए और पार्टनर बी, और दोनों का रेशो 1:1 है। हमने इंश्योरेंस कितना करा बेटा, 10 लाख का इंश्योरेंस करवा रखा है। प्रीमियम एनुअल कितनी जा रही है 1 लाख, इनका टेन्योर कितना 10 ईयर। फर्स्ट ईयर की सरेंडर वैल्यू 0, सेकंड ईयर की सरेंडर वैल्यू 30, थर्ड ईयर के सरेंडर वैल्यू 65,000, फोर्थ ईयर के सरेंडर कितनी 1 लाख। रिटायरमेंट या डेथ जो भी हमें करना होगा वो हम कब करेंगे, 4th ईयर के बाद करेंगे बेटा। तो चलो इस एग्जाम्पल को लेके मैं आपको समझाता हूँ। वेरी फर्स्ट हम बात करेंगे एक्सपेंसेस मेथड। एक्सपेंसेस मेथड में जो भी प्रीमियम हम जारी है उस प्रीमियम को एक्सपेंसेस मान के चलेंगे ना बेटा। तो सबसे पहले फर्स्ट ईयर की बात करेंगे। ये फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग करवा रहा हूँ मैं आपको। इंश्योरेंस पेमेंट किया तो आप जर्नल एंट्री बनाएंगे। वेरी फर्स्ट आपका फर्स्ट ईयर की बात करें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश ऑब्लिक बैंक। और नाउ जब ये एक्सपेंस है बेटा तो एक्सपेंसेस को ईयर के एंड में ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। आपका फर्स्ट ईयर का प्रीमियम कितना जा रहा 1 लाख का, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम। ये हमारी फर्स्ट ईयर की अकाउंटिंग कंप्लीट होगी। अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी है तो वो नॉर्मल एंट्री बना देंगे,
सेपरेट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और प्रॉफिट लॉस अकाउंट डेबिट टू सेपरेट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट। सेकंड ईयर की बात करूंगा मैं। सेकंड ईयर में एंट्री देखेंगे बेटा वापस वही जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। 1 लाख का प्रीमियम आपने सेकंड ईयर में पे किया ना बेटा, और एट द एंड ऑफ द डे इसको प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू JLP प्रीमियम 1 लाख। ये हमारे सेकंड ईयर की हमने एंट्री कर दी, 1 लाख हो गया। थर्ड ईयर बेटा ये जो मेथड है ना एक्सपेंसेज मेथड, उसमें प्रीमियम को एक्सपेंसेज मान के चलते हैं, वहाँ सरेंडर वैल्यू का कोई लॉजिक नहीं होता है। वापस थर्ड ईयर में सेम एंट्री रिपीट होगी। एंट्री बोलो बेटा जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक 1 लाख। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर JLP ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम, है ना बेटा। ये हो गया हमारा। अब बात करेंगे हम फोर्थ ईयर की। देखो बेटा फोर्थ ईयर में आ जाओ। एक बार प्रीमियम तो पे करना ही आपको, JLP प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। कितना पेमेंट करना आपको 1 लाख। अब नाउ इसको ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम 1 लाख। बस फोर्थ ईयर बेटा पेमेंट कर दिया प्रीमियम का। अब फोर्थ ईयर का प्रीमियम पेमेंट करने के बाद फिलहाल जो मैं बात कर रहा हूँ, एक बार मैं JLP की बात करूँगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी की ना बेटा। ये आपने फर्स्ट ईयर दे दिया, सेकंड ईयर दिया, थर्ड ईयर दिया, फोर्थ ईयर का प्रीमियम दे दिया। अब सपोज करो कोई पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है, आपने 4 साल का प्रीमियम पे कर दिया। अब बाय द वे सपोज करो कोई पार्टनर अपना रिटायरमेंट लेता है, तो हम क्या ट्रीटमेंट करते हैं, उस ट्रीटमेंट के साथ आपको बात करेंगे। तो सुनना बच्चों, ढंग से ध्यान लगाना यहाँ पे। अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो दोनों कंडीशन में आपको ट्रीटमेंट करा देता हूँ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का मैटर, JLP का जॉइंट लाइफ पॉलिसी, और अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी बेटा सेपरेट लाइफ पॉलिसी। जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अगर पार्टनर रिटायरमेंट लेता है तो क्या करना है, और अगर पार्टनर की डेथ होती है तो क्या करना, वो बात करेंगे। अगर रिटायरमेंट होगा बेटा तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP। अगर दो पार्टनर A और B, सपोज करो B अपना रिटायरमेंट ले रहा है 4 साल के बाद, तो 4 साल के बाद की सरेंडर वैल्यू काम आएगी, क्योंकि बेटा 4 साल बाद A B पार्टनर है, B ने रिटायरमेंट ले लिया तो पॉलिसी सरेंडर करोगे, और पॉलिसी सरेंडर करने के बाद हमें सरेंडर वैल्यू मिलेगी, कितनी मिलेगी 1 लाख। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 1 लाख, और इस JLP को डिस्ट्रीब्यूट कर दो बेटा। JLP को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, JLP अकाउंट डेबिट टू A और टू B। 1 लाख का अमाउंट है, इस 1 लाख में A का अमाउंट 50,000 हो गया और B का अमाउंट 50,000 हो गया। ये केस कौन सा है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी इन केस ऑफ रिटायरमेंट। दूसरी बात, अगर पार्टनर की डेथ हो जाती है तो पूरा का पूरा 10 लाख का सम एश्योर्ड आपको मिलेगा। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो गई, B की डेथ हो गई सपोज करो, तो पूरा का पूरा अमाउंट आपको मिल गया, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 10 लाख। ठीक बेटा, और अब इस JLP को डिस्ट्रीब्यूट कर दो, JLP अकाउंट डेबिट टू A और टू B। इस 10 लाख को आप दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, A का 5 लाख और B का 5 लाख। इसमें कोई दिक्कत आपको नहीं है। ये कौन सा केस था, JLP वाला केस था। तो समझने वाली बात देखना बेटा कि अभी तक जो प्रीमियम पेड गया, प्रीमियम एक्सपेंसेस था और प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, और जब एक्सपेंसेस प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर हो गया तो बैलेंस शीट में कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं थी, बैलेंस शीट नॉर्मल चल रही। बट जैसे ही रिटायरमेंट होगा, डेथ होगा, नीचे एडजस्टमेंट में लिखा होगा कि साहब पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया तो क्या मिलेगा, सरेंडर वैल्यू मिलेगा। तो बैंक टू JLP टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर की डेथ हो गई, बाय द वे डेथ हो गई तो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिल गया, तो बैंक टू JLP टू पार्टनर्स कैपिटल हो गया। तो ऐसा कब होता है, जब हम JLP को एक्सपेंसेस मेथड मान के चलते हैं और जॉइंट लाइफ पॉलिसी होता है, तो ये कंडीशन है। अब मैं बात कर रहा हूँ सेपरेट लाइफ पॉलिसी की, जिसको आप फोकस करना बेटा। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में अगर हम लोग आते हैं तो क्या होगा देखना, अगर रिटायरमेंट होता है सेपरेट लाइफ पॉलिसी में, पार्टनर रिटायरमेंट ले रहा है,
ए बी पार्टनर है और सपोज करो यहाँ बी का क्या हो रहा है बेटा, रिटायरमेंट हो जाएगा। बी का रिटायरमेंट होगा तो बी की पॉलिसी सरेंडर होगी, ए की पॉलिसी सरेंडर नहीं करेंगे, क्योंकि बेटा ए तो व्यापार कंटिन्यू करना चाह रहा ना, और सेपरेट लाइफ पॉलिसी है, ए की पॉलिसी अलग है और बी की पॉलिसी अलग है। यहाँ तो क्या हुआ था, जॉइंट लाइफ पॉलिसी, जॉइंट पॉलिसी थी एक, किसी भी पार्टनर का रिटायरमेंट होगा और पॉलिसी ऑटोमेटिक क्या होगी, सरेंडर होगी, तो हमने सरेंडर कर दिया। लेकिन अब मैं बात कर रहा हूँ सेपरेट लाइफ पॉलिसी की, इसी क्वेश्चन में ए और बी दोनों की पॉलिसी अलग अलग करवा रखी है। इस 10 लाख को आप अलग अलग कर दो, 5 लाख ए का और 5 लाख बी का मान लो, है ना। जो 10 लाख सेपरेट लाइफ पॉलिसी में ए की पॉलिसी कितनी मान लो 5 लाख और बी की पॉलिसी कितनी मान लो 5 लाख, और ये जो सरेंडर वैल्यू है उसको आधा कर लो, ए का 15 बी का 15, 32,500 32,500 50,000 मान के चल लेते हैं। इसी एग्जाम्पल को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे ना बेटा। एक क्वेश्चन आपके माइंड में और आ रहा है कि सर यहाँ जो हमने पॉलिसी ये किसकी डेथ हुई थी बेटा, यहाँ पे बी की डेथ हुई, तो आपने एंट्री बनाई बैंक टू जीएलपी, जीएलपी अकाउंट डेबिट टू ए बी। सर डेथ तो बी की हो रही है और आप ये अमाउंट ए और बी दोनों में क्यों डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो, तो बेटा सीधी सीधी बात, प्रीमियम कौन दे रहा है, फर्म दे रही है। कोई प्रीमियम कोई पर्टिकुलर पार्टनर ए या पर्टिकुलर पार्टनर बी ने नहीं दिया, प्रीमियम किसने दिया, फर्म का। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट किसको मिला, फर्म का, और फर्म तो अपने पार्टनर को उनके रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेगी जो कि 1:1 है। काफ़ी बच्चों के माइंड में आता है कि सर बी की डेथ हो रही है और पैसा आप ए और बी दोनों को दे रहे हो, ये कहाँ का सही है, तो एग्जैक्टली बेटा ये रीज़न ये होता है कि इंश्योरेंस का प्रीमियम किसने दिया, फर्म ने दिया। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का अमाउंट किसको मिलेगा, फर्म को मिलेगा, और फर्म किसको देगी, तो पार्टनर को देगी। उनके रेशियो में रेशियो क्या है, 1:1 है। आई बात समझ। अब मैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी की बात कर रहा हूँ, ए और बी दोनों की पॉलिसी सेपरेट है, ए की 5 लाख कर लो और बी की 5 आधी आधी कर लिया बेटा, और इंश्योरेंस पूरा 10 ईयर का, इस सरेंडर वैल्यू को आधा आधा करो। अब क्या हो रहा है बेटा, यहाँ रिटायरमेंट किसका हो रहा है, बी का रिटायरमेंट कर रहे हैं, तो बी की पॉलिसी सरेंडर होगी, ए की पॉलिसी सरेंडर नहीं होगी। बेटा ए अपनी पॉलिसी क्यों सरेंडर करेगा, ए क्यों नुकसान खाएगा, ए तो कंटिन्यू करना चाहेगा। तो यहाँ पॉलिसी किसकी सरेंडर हो रही, बी की। तो एंट्री देखना बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी, कितना 4th ईयर के बाद सरेंडर वैल्यू 1 लाख आ रहा, दोनों का आधा आधा कर रहा हूँ मैं, है ना बेटा। तो ए का 50 और बी का 50, तो बी की पॉलिसी सरेंडर की, तो बैंक टू जेएलपी और जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, 50,000 का आधा आधा। सर बी की पॉलिसी ए और बी दोनों को क्यों दे रहे हो, तो बी ने घर से पेमेंट नहीं किया, पेमेंट कौन कर रहा है, पॉलिसी का फर्म पेमेंट कर रही है, तो पॉलिसी का अमाउंट भी फर्म को मिला और फर्म अपने पार्टनर को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में दे रही है। चलो बी की पॉलिसी का तो मैटर क्लियर हो गया सर, बी का जो आपने सरेंडर किया वो तो आ गया, लेकिन इस कंडीशन में बी जा रहा है तो बी क्या बोलेगा, मैं तो जा रहा हूँ लेकिन यहाँ ए की जो पॉलिसी है ना उसकी सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट तो मुझे मिलना चाहिए ना बेटा। क्यों, सीधा सीधा ये मैटर है बेटा कि जो बी की पॉलिसी को सरेंडर कराए तो सरेंडर करने से 50,000 मिला, वो ए और बी दोनों को मिल गया। बी ने बोला ठीक बात है, लेकिन ए की पॉलिसी सरेंडर नहीं हो रही, ए की पॉलिसी तो कंटिन्यू होगी ना, तो ए कंटिन्यू करेगा। लेकिन बी क्या बोलेगा, आज की डेट में ए की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी है, 50, सरेंडर वैल्यू 1 लाख बेटा, ए का 50 बी का 50, बी का 50 तो सरेंडर करने से मिल गया, बट ए की पॉलिसी का सरेंडर वैल्यू कितना है, 50,000। तो वो कोई पर्टिकुलर ए का थोड़ी, वो तो फर्म के पर्पस है। तो ए की जो पॉलिसी है 50,000, उसका बेनिफिट भी किसको मिलना चाहिए, ए और बी दोनों को मिलना चाहिए। अब बेटा ए मना करा, मैं पॉलिसी सरेंडर नहीं कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं, सरेंडर नहीं करो। बी बोलेगा ए की जो पॉलिसी है 50,000, उस 50,000 का आधा कितना बनता मेरा, 25,000, तो मुझे मेरा 25,000 दे दो। तो ए क्या करेगा, ऐसा एंट्री बनाएगा, ए अकाउंट डेबिट टू बी 25 साहब सेपरेट लाइफ पॉलिसी की बात कर रहा हूँ मैं। ए और बी दोनों की पॉलिसी थी, बी का रिटायरमेंट हो गया, ए की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी थी 50,000 और बी की पॉलिसी की सरेंडर वैल्यू कितनी थी
50,000। चूंकि बी का रिटायरमेंट हो रहा है तो बी की पॉलिसी को तो हमने सरेंडर करवा दिया है ना बेटा, क्लियर है, और दोनों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। लेकिन ए की पॉलिसी तो सरेंडर होगी नहीं, सरेंडर नहीं होगी तो बी बोलेगा कोई बात नहीं, लेकिन आज की डेट में इसकी वैल्यू कितनी 50,000, तो मुझे भी उसका बेनिफिट मिलना चाहिए, तो मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो 50,000 में बी का पार्ट कितना बनता है 25, बी को 25 देगा, कौन देगा, ए देगा। तो एंट्री बन गई ए अकाउंट डेबिट टू बी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग वाला कॉन्सेप्ट काम कर गया। तो ये तो जो बी की पॉलिसी हमने सरेंडर कराई उसकी एंट्री हो गई बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू ए बी। और ये जो ए अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करेगा, ए अपनी पॉलिसी सरेंडर नहीं करेगा, तो उसके लिए हम एंट्री बना दें ए अकाउंट डेबिट टू बी। ये किस केस में हो गई बेटा, रिटायरमेंट वाले केस में हो गई। अब बात आ गई अगर बी की डेथ हो जाती है। अगर बी की डेथ होगी बेटा तो सीधा सीधा मैटर क्या होगा, सुनो ध्यान लगाओ, है ना बेटा। अगर बी की डेथ हो जाती है तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट। आप खुद ही बोलो डेथ में कितना अमाउंट मिल रहा है, पूरा पॉलिसी 10 लाख रुपए की ना बेटा, जिसमें ए की पॉलिसी 5 लाख रुपए की और बी की पॉलिसी 5 लाख रुपए की, तो कितना अमाउंट मिलेगा 5 लाख मिलेगा। बैंक टू जेएलपी 5 लाख, ठीक बेटा। अब क्या एंट्री बनाओगे आप, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करो ए और बी में, ए का 250 और बी का 250। ए का तो 2,50,000 हो गया और बी का 2,50,000 हो गया, क्योंकि जैसे ही बी की डेथ हो गई और पूरा का पूरा 10 लाख की पॉलिसी, जिसमें ए की 5 लाख और बी की 5 लाख, दोनों की पॉलिसी 5-5 लाख की है ना बेटा, ए और बी। ए की पॉलिसी 5 लाख की है और बी की पॉलिसी भी 5 लाख। बी की डेथ हो गई तो पूरा का पूरा अमाउंट मिल गया बैंक टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू ए बी। वापस आप ये मत पूछ लेना सर डेथ तो बी की हो रही है, ए को अमाउंट क्यों दे रहे हो, क्योंकि बेटा ये इंश्योरेंस किसने कराया, फर्म ने कराया, तो फर्म अपने पार्टनर दोनों को दे रही है ना बेटा। तो बी की पॉलिसी तो मैटर खत्म हो गया, लेकिन ए की तो डेथ नहीं हो रही ना बेटा, तो ए की पॉलिसी का क्या बच रहा है, सरेंडर वैल्यू बच रहा है। क्या बच रहा है, सरेंडर वैल्यू। तो सरेंडर वैल्यू के लिए क्या एंट्री बनाएंगे हम, सरेंडर वैल्यू कितनी है ए की पॉलिसी की 50,000 बेटा, तो उसके लिए आप क्या एंट्री बनाओगे, ए अकाउंट डेबिट टू बी, कितना अमाउंट है 25,000, 25 की एंट्री बना सकते हो। तो सेम केस बेटा रिटायरमेंट में हमने पॉलिसी सरेंडर किया बैंक टू जेएलपी, जेएलपी टू ए बी, और जो पॉलिसी हमारी सरेंडर नहीं हो रही थी उसके लिए हमने क्या एंट्री बनाई थी बेटा, ए अकाउंट डेबिट टू बी, ये ए वाली पॉलिसी की थी। अब डेट में क्या हो गया, बी की पॉलिसी का पूरा अमाउंट मिलेगा, तो ये एंट्री रिपीट होगी, बट अमाउंट क्या जाएगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 50,000 नहीं, पूरा 5 लाख आएगा। यहाँ तो हमने पॉलिसी सरेंडर किया तो 50,000 आया था, यहाँ पॉलिसी सरेंडर नहीं, डेथ से पूरा अमाउंट मिल गया, तो एंट्री बन गई बैंक टू जेएलपी 5 लाख। अब 5 लाख को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ए का 250 और बी का 250, ये तो डेथ वाला सीन हो गया। लेकिन ए की पॉलिसी सरेंडर नहीं हो रहा तो ए का तो सरेंडर वैल्यू आएगा बेटा, सरेंडर वैल्यू आएगा तो ए कंटिन्यू करेगा, इसीलिए ए किसको देगा, बी को देगा। कितना अमाउंट देगा 25,000 ए अकाउंट डेबिट टू बी। ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी वाला सीन हो गया। तो बच्चों ये जो मेथड था, इस मेथड का नाम था एक्सपेंसेज मेथड। एक्सपेंसेज मेथड में मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, आपको रटने की ज़रूरत नहीं, आप केवल लॉजिक को लेके बैठे रहो बेटा, लॉजिक समझो ऑटोमेटिक कवर होगा। सर एक्सपेंसेज मेथड है, एंट्री याद करना, जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और एक्सपेंसेज है तो P&L में ट्रांसफर कर दो, P&L टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी प्रीमियम। ये तो हमारा एक्सपेंसेज मेथड हो गया। अब मैं इसके आगे बात करूँगा बेटा कि जॉइंट लाइफ पॉलिसी है, यानी जॉइंट में इंश्योरेंस करवा रखा है ना बेटा। तो जैसे किसी पार्टनर की डेथ होगी और पूरा का पूरा 10 लाख का अमाउंट मिल गया बैंक टू जेएलपी 10 लाख, और जेएलपी को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एबी। ये रिटायरमेंट है बेटा, तो सॉरी बेटा पूरा 10 लाख नहीं, सरेंडर वैल्यू मिलेगी। सरेंडर वैल्यू कितनी थी 1 लाख, क्योंकि रिटायरमेंट में क्या होती है पॉलिसी को सरेंडर करते हैं, तो बैंक टू जेएलपी 1 लाख और जेएलपी टू एबी 50-50 हो गया। और अगर डेथ हो गई तो पूरा का पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा 10 लाख, तो बैंक टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एबी 10 लाख हो गया। अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी है कि सर 10 लाख में ए का 5 और बी का 5 लाख है, तो सेपरेट लाइफ पॉलिसी बेटा, तो बी का रिटायरमेंट होगा तो बी की पॉलिसी सरेंडर होगी बैंक टू जेएलपी, जेएलपी अकाउंट डेबिट टू एबी। लेकिन ए अपनी पॉलिसी सरेंडर नहीं करेगा, बट उस सरेंडर वैल्यू का बेनिफिट देना पड़ेगा, तो एंट्री बन गई ए टू बी हो गई। और बाय द वे डेथ हो जाती है बी की
तो बी की डेथ होगी तो बी की पॉलिसी का पूरा अमाउंट मिलेगा, तो बैंक टू JLP अकाउंट डेबिट टू AB पूरा 5 लाख आएगा। लेकिन ए की जो पॉलिसी सरेंडर नहीं हो रही थी उसका बेनिफिट तो बी को देना पड़ेगा, तो A टू B 25,000, क्योंकि ए की जो सरेंडर वैल्यू थी वो कितनी थी 50,000। तो ये हमारा एक्सपेंसेस मेथड कंप्लीट हो गया। अब मैं आपको मेथड पढ़ाऊंगा, मेथड नंबर 2। तो बच्चों अब हम सेकंड मेथड की बात करेंगे और सेकंड मेथड का नाम होगा असेट्स मेथड। बेटा एग्जैक्टली असेट्स मेथड में क्या होता है कि ये जो हमारा इंश्योरेंस होता है, इस इंश्योरेंस का जो सरेंडर वैल्यू होता है उस सरेंडर वैल्यू को हम असेट्स मान के चलते हैं। उसी एग्जाम्पल को मैं रिपीट कर रहा हूँ, दोनों तरीके से कराऊंगा, जॉइंट लाइफ पॉलिसी से भी बात करेंगे और सेपरेट लाइफ पॉलिसी से भी बात करेंगे। दोनों कंडीशन में बात करेंगे, रिटायरमेंट की भी बात करेंगे, डेथ की भी बात करेंगे। बट मेथड का नाम क्या होगा? असेट्स मेथड। असेट्स मेथड में क्या होता है कि ये बोलता है कि जितना सरेंडर वैल्यू होता है उतना हम क्या मान के चलते हैं? असेट्स मान के चलते हैं। और ये असेट्स बैलेंस शीट के असेट साइड में प्रेजेंट होती है। जैसे फर्स्ट ईयर 0 कुछ नहीं आएगा, सेकंड ईयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट के असेट्स में 30,000 आएगा, थर्ड ईयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट के असेट्स में 65,000 आएगा, फोर्थ ईयर जॉइंट लाइफ पॉलिसी बैलेंस शीट के असेट्स में आएगा। तो असेट्स मेथड में ये जो भी सरेंडर वैल्यू होती है या बैलेंस शीट के असेट साइड में अपीयर होती है, उस मेथड से हम कंटिन्यू करते हैं। तो आपको कैसे मालूम पड़ेगा सर एक्सपेंसेज मेथड है कि असेट्स मेथड है? तो एक्सपेंसेज मेथड में बैलेंस शीट के असेट्स में कुछ भी गिवन नहीं होता है, लेकिन असेट्स मेथड में बैलेंस शीट के असेट्स में JLP गिवन होती है बेटा ना। चलो हम बात करेंगे इसकी असेट्स मेथड की। वेरी फर्स्ट मैं आपको अकाउंटिंग सिखाता हूँ, लेकिन अकाउंटिंग के पहले अगर आप थोड़ा सा JLP अकाउंट बना लोगे तो आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा बेटा ना। क्योंकि इसमें बेटा मैटर क्या होता है, असेट्स बनता तो थोड़ा सा JLP अकाउंट से ईजी होगा। जैसे फर्स्ट ईयर बात करूंगा मैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, मैंने प्रीमियम पेमेंट किया सपोज करो 1 लाख है ना बेटा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, प्रीमियम पेमेंट किया था 1 लाख। फर्स्ट ईयर कुछ भी एसेट्स नहीं बन रहा तो पूरा का पूरा 1 लाख प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफर कर दिया, JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक और P&L टू JLP हो गया। सेकंड ईयर JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख है बेटा, इसमें से सरेंडर वैल्यू कितनी है 30,000, तो 30,000 के अमाउंट को आप लोग एसेट्स मान लो। इस 1 लाख में 30,000 अगर आपकी एसेट्स हो जाती है तो बचा हुआ 70,000 सर कहाँ ट्रांसफ़र कर देंगे? P&L में, प्रॉफिट लॉस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दिए। एसेट्स मेथड में वेरी फर्स्ट आप जर्नल एंट्री बनाओगे। बेटा मुझे लगता है शायद आपको जर्नल एंट्री की रिक्वायरमेंट नहीं हो, तो मैं ऐसे ही पूरा समझा देता हूँ। जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक, फर्स्ट जर्नल एंट्री बनी और एसेट्स कुछ भी नहीं है तो सेकंड एंट्री बना दी P&L टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। फिर सेकंड ईयर में एंट्री बनाएगी जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, लेकिन इस 1 लाख में सरेंडर वैल्यू होने से 30,000 आपकी एसेट्स बन गई, तो 70,000 को P&L में ट्रांसफ़र करो, तो आपने एंट्री बना दी P&L अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। ठीक है बेटा, अब मैं बात करूंगा आगे थर्ड ईयर की। जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सॉरी बेटा उसके पहले बैलेंस ट्रांसफ़र करो। ये 30,000 का बैलेंस ट्रांसफ़र किया हमने, ये 30,000 का। अब आप देखो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। थर्ड ईयर के एंड में आपका सरेंडर वैल्यू कितना 65,000 है, तो बाई बैलेंस कैरी डाउन 65,000। इस 1,30,000 में से आप माइनस करो 65,000, तो कितना बच रहा है 30,60, 65 प्रॉफिट लॉस में ट्रांसफ़र कर दिया बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 65,000। तो थर्ड ईयर की जर्नल एंट्री क्या बनेगी? JLP टू बैंक 1 लाख, P&L अकाउंट डेबिट टू JLP 65,000। बच्चों अब देखो फोर्थ ईयर में, तो थर्ड ईयर के क्लोजिंग बैलेंस को शिफ्ट करो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 65,000। फिर JLP का पेमेंट करो, तो JLP का पेमेंट किया तो आपने एंट्री बनाई JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। अब फोर्थ ईयर के लास्ट में आप लोगों ने देखा कि सर सरेंडर की वैल्यू कितनी है 1 लाख, तो बाई बैलेंस क्रेडिट डाउन 1 लाख, 1,65,000 माइनस
1 लाख की सरेंडर वैल्यू है, तो प्रॉफिट लॉस में कितना ट्रांसफ़र हो गया पी एंड एल अकाउंट 65,000। तो बेटा ये फर्स्ट ईयर प्रॉफिट लॉस, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर की हमने अकाउंटिंग कर दी। अब क्या होगा, फोर्थ ईयर के बाद फिफ्थ ईयर के बिगिनिंग में हमने 1 लाख का ट्रांसफ़र कर दिया, ठीक है बेटा। अब फोर्थ ईयर प्रीमियम पेमेंट करने के बाद सपोज करो किसी पार्टनर का रिटायरमेंट हो जाता है, तो क्या होगा उसको पूरा मैं आपको डिटेल से समझाता हूँ, बट नॉर्मल अकाउंटिंग की बात कर रहा था मैं, नॉर्मल अकाउंटिंग ये करनी। जर्नल एंट्री में समझा देता हूँ। वेरी फर्स्ट ईयर हम जर्नल एंट्री बनाएंगे JLP टू बैंक, प्रॉफिट लॉस टू JLP। सेकंड ईयर एंट्री बनेगी JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख और P&L टू JLP 65,000। थर्ड ईयर जर्नल एंट्री बनेगी JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख और P&L टू, बेटा फर्स्ट ईयर हो गया ये आपका, सेकंड ईयर 70,000, थर्ड ईयर P&L में गया 65 और फोर्थ ईयर P&L में गया 65। तो फर्स्ट ईयर की एंट्री क्लियर, सेकंड ईयर क्लियर, थर्ड ईयर क्लियर और फोर्थ ईयर की एंट्री क्लियर हो जाती है। अब फर्स्ट ईयर बैलेंस शीट में एसेट्स में कुछ अमाउंट आएगा बेटा, नहीं आएगा। सेकंड ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से सरेंडर वैल्यू कितनी होगी 30,000 होगी। थर्ड ईयर बैलेंस शीट के एसेट्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी एसेट साइड में कितना होगा 65,000 होगा। फोर्थ ईयर प्रीमियम पेमेंट करने के बाद जब सरेंडर वैल्यू आएगी तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी के नाम से कितना अमाउंट होगा 1 लाख होगा। अब सरेंडर वैल्यू आने के बाद अगर किसी पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, किसी पार्टनर का डेथ होता है, तो उसकी अकाउंटिंग कैसे करनी है, जिस तरह आपको भी समझा रहे हैं बेटा ना। दोनों कंडीशन में बात करेंगे हम, जॉइंट लाइफ पॉलिसी की भी बात करेंगे और सेपरेट लाइफ पॉलिसी की बात करेंगे। पहले बात करते हैं हम जॉइंट लाइफ पॉलिसी है ना बेटा, रिटायरमेंट और डेथ दोनों कंडीशन पर बात करते हैं। अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो क्या होगा और पार्टनर का डेथ होगा तो क्या होगा। हाँ सुनो बेटा, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो हम पॉलिसी को सरेंडर करेंगे और पॉलिसी को सरेंडर करेंगे तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 1 लाख। बैंक टू JLP कितना हो गया 1 लाख। यहाँ समझने वाली बात क्या है, ध्यान लगाना बेटा। जिस दिन आपने पॉलिसी को सरेंडर किया उस दिन बैलेंस शीट के एसेट्स में JLP लिखा हुआ था 1 लाख, क्योंकि एसेट्स मेथड है तो बैलेंस शीट के एसेट्स में जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना लिखा हुआ था 1 लाख। अब हमने इस पॉलिसी को सरेंडर कर दिया, मतलब एसेट्स को बेच दिया। एसेट्स को बेच दिया तो एंट्री क्या हो गई बैंक टू JLP। किस आप बैलेंस शीट के एसेट्स में JLP गिवन था 1 लाख, अब JLP को सरेंडर कर दिया, मतलब एक तरह से एसेट्स को बेच दिया। और एसेट्स को बेचने की एंट्री क्या होती है बैंक टू एसेट्स होती है, वैसे JLP भी तो एसेट्स है यहाँ पे, तो एंट्री हो गई बैंक टू JLP। अब आप बोल रहे हो सर इस JLP को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करो, JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, तो डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता बेटा, डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। क्यों नहीं होता बेटा, तो एसेट्स को बेचते हो ना, तो एसेट्स को बेचने में एंट्री बैंक टू JLP, प्रॉफिट लॉस थोड़ी हो रहा है। अगर मुझे यहाँ प्रॉफिट होता या मुझे यहाँ पे लॉस होता तो मैं प्रॉफिट लॉस की एंट्री बनाता। आपके बैलेंस शीट के एसेट्स में JLP 1 लाख है, मैंने सरेंडर कराया तो इनकेश कराया तो बैंक टू JLP 1 लाख हो गया, 1 लाख का 1 लाख मिल गया, तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन का कोई लेना देना नहीं है। अगर वहाँ 1 लाख होती और अगर मैं इसको 1,50,000 में सेल करता तो 50,000 को प्रॉफिट लॉस JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल के नाम से एंट्री बनाता। अगर 1 लाख की JLP का ज़्यादा अमाउंट मिलता तो मैं प्रॉफिट लॉस की एंट्री बनाता। बेटा तो बैलेंस शीट के एसेट्स में 1 लाख का JLP, उसको मैंने सेल किया, उसको सेल किया तो नॉर्मल अमाउंट आ गया बैंक टू JLP। एसेट्स बिकी है, उसकी आगे कोई एंट्री डिस्ट्रीब्यूशन की करनी नहीं है, तो नॉर्मल JLP एसेट्स है, एसेट्स को सेल किया, एसेट्स को इनकेश करा दिया, अमाउंट आ गया, आगे कोई एंट्री इसकी नहीं होगी। बट अगर हमारे पार्टनर की डेथ हो जाती बेटा, अगर पार्टनर की डेथ होगी तो यहाँ थोड़ा समझने वाला पॉइंट था, बैलेंस शीट के एसेट्स में JLP कितनी है 1 लाख, लेकिन जैसे ही किसी पार्टनर की डेथ होगी और कितना अमाउंट मिल रहा आप आपके माइंड में सोच लो। अगर पार्टनर की डेथ होगी तो सम इंश्योर्ड मिलेगा, कितना मिलेगा बेटा 10 लाख मिलेगा, तब बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितनी है 10 लाख। अब JLP अकाउंट डेबिट टू पार्टनर A और टू पार्टनर B, है ना बेटा।
कितना अमाउंट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, डिस्ट्रीब्यूट कितना करना होगा, 9 लाख डिस्ट्रीब्यूट होगा बेटा, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट्स में जेएलपी डेबिट कितना था 1 लाख, और जब यहाँ बिका तो क्रेडिट कितना हो गया 10 लाख। 1 लाख रुपीज़ का जो एसेट्स था, जो 1 लाख का जेएलपी था, उससे आज हमें कितना अमाउंट मिला 10 लाख। तो 1 लाख की जेएलपी 10 लाख में सेल हो रही, तो प्रॉफिट कितना हो रहा 9 लाख। तो 9 लाख को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट करना 450 और 450 डिस्ट्रीब्यूट करना बेटा। देखो ना, आप जेएलपी अकाउंट बनाया था सर ने, यहाँ पे जेएलपी अकाउंट बनाया था ना, तो जिस दिन सरेंडर वैल्यू आ रही थी टू बैलेंस ब्रोट डाउन, कितना सरेंडर वैल्यू कितना 1 लाख था ना बेटा लास्ट टाइम में। अब मैं इस जेएलपी को भेज दूंगा तो बैंक अकाउंट डेट में जेएलपी से पूरा अमाउंट मिलेगा, बैंक टू जेएलपी कितना मिला 10 लाख। 10 लाख डेबिट बैलेंस कितना 1 लाख, जेएलपी से कितना अमाउंट है 10 लाख, तो 10 माइनस 1 पार्टनर में कितना डिस्ट्रीब्यूट होगा 9 लाख। 2 पार्टनर्स कैपिटल ए और बी, ए का 4.5 बी का 4.5। जो मैंने अभी जेएलपी अकाउंट बनाया था उसमें लास्ट में जेएलपी का बैलेंस आ रहा था 1 लाख। अगर पार्टनर की डेथ हो गई तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी कितना 10 लाख मिलेगा। इस 1 लाख में 10 लाख मिला, बचा 9 लाख, तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। किस केस में हुआ, डेथ में। और अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है बेटा, पार्टनर का रिटायरमेंट होता है तो जेएलपी से कितना अमाउंट मिला, बैंक टू जेएलपी। रिटायरमेंट में सरेंडर वैल्यू मिलती तो बैंक टू जेएलपी कितना मिलता 1 लाख। 1 लाख से 1 लाख बराबर हो गया, कुछ डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री करनी नहीं होती है। तो आपको जॉइंट लाइफ पॉलिसी सिस्टम में अगर आपने एसेट्स मेथड लगाया तो एसेट्स बैलेंस शीट के एसेट्स में जेएलपी गिवन होगी सरेंडर वैल्यू पे, और अगर रिटायरमेंट हो गया तो पॉलिसी सरेंडर होगी तो बैंक टू जेएलपी 1 लाख खत्म, और डेथ होगी तो पूरा अमाउंट मिलेगा और रिमेनिंग जो डिफरेंस होगा वो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये एसेट्स मेथड है जॉइंट लाइफ पॉलिसी का। अब मैं सेपरेट लाइफ पॉलिसी की बात करूंगा बेटा। सेपरेट लाइफ पॉलिसी की बात करेंगे, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो क्या करना, और पार्टनर का डेथ होगा तो क्या करना, सुनना बेटा। 2 पार्टनर है ए और बी। रिटायरमेंट पे तो मैं बात करता हूँ सरेंडर वैल्यू की 50,000 प्लस 50,000 1 लाख है ना बेटा। तो अब यहाँ सपोज करो बी का रिटायरमेंट कर रहे हैं आप, बी का रिटायरमेंट कर रहे हैं तो बी की पॉलिसी को सरेंडर करो बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी कितना है 50,000। बी की पॉलिसी को सरेंडर किया तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 50,000। ए की पॉलिसी सरेंडर नहीं होगी, चलो ए की पॉलिसी सरेंडर नहीं करते हैं, कोई बात नहीं, ए अपनी पॉलिसी कंटिन्यू कर लेगा ना बेटा। लेकिन ए की पॉलिसी का बेनिफिट देना है क्या, बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है। क्यों, अगर जॉइंट लाइफ पॉलिसी सेपरेट लाइफ पॉलिसी सिस्टम में आपने ए और बी का सेपरेट इंश्योरेंस करवा रखा है, एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट दोनों की सरेंडर वैल्यू 50,000 है, तो बी ने रिटायरमेंट लिया तो बी की पॉलिसी सरेंडर होगी तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना मिल गया 50,000 मिल गया। ए अपनी पॉलिसी कंटिन्यू करेगा तो कोई दिक्कत नहीं, कंटिन्यू करे। अब आप बोलोगे ए की जो पॉलिसी है उसका बेनिफिट बी को दो, तो नहीं देना बेटा। क्यों नहीं देना, क्योंकि बैलेंस शीट के एसेट्स में कितनी, बैलेंस शीट के एसेट में जॉइंट लाइफ पॉलिसी कितना लिखा हुआ 1 लाख लिखा हुआ, जिसमें से बी वाली पॉलिसी सेल हो गई 50,000, ए वाली पॉलिसी वहाँ पड़ी हुई है और उसका कोई बेनिफिट देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि अगर प्रॉफिट और लॉस होगा तो बेनिफिट देना, यहाँ प्रॉफिट लॉस नहीं हो रहा तो बेनिफिट किस बात का देना, देने की ज़रूरत नहीं है साहब। 50,000 की 2 पॉलिसी थी, 50,000 वाली बिक गई तो उसका कैश आ गया, 50,000 पड़ी हुई उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये सीधा सीधा मैटर ये आया, जो कैश आया बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 50,000 हो जाएगी। यहाँ ए वाली पॉलिसी का बेनिफिट देने का रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि बेटा बैलेंस शीट को बेचने से अगर अमाउंट कम या ज़्यादा मिलता है तो प्रॉफिट लॉस होगा तो पार्टनर में ट्रांसफ़र करना पड़ता है, बाकी ट्रांसफ़र करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिक इस मुद्दे को समझना। अब बस इतनी सी बात समझ लो, जेएलपी के एसेट्स मेथड में एसेट्स मान के चलते हैं, अगर सेल करने से बराबर अमाउंट आता है तो कोई एंट्री नहीं करनी है, और ज़्यादा अमाउंट आएगा तो प्रॉफिट लॉस की एंट्री करनी होती है। ठीक है साहब, तो जो ए कंटिन्यू करेगा उससे रिगार्डिंग कोई एंट्री होगी नहीं। चलो सपोज करो बी की डेथ हो गई,
अगर बी की डेथ हो जाती है तो हम एंट्री बनाएंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी। बी की डेथ होगी तो बेटा कितना अमाउंट मिलेगा, 5 लाख का अमाउंट मिलेगा। कितना मिलेगा, 5 लाख का अमाउंट मिलेगा। अब इस 5 लाख का जो अमाउंट मिला ये किसके अगेंस्ट में मिला बेटा, बी की 50,000 के अगेंस्ट में मिला। यहाँ बात समझना आप लोग, बैलेंस शीट के एसेट्स में जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी गिवन है उसमें ए का 50,000 और बी का 50,000 सरेंडर वैल्यू है ना बेटा, तो ए की पॉलिसी तो कंटिन्यू चलेगी तो ए को छेड़ना ही नहीं है। बी की पॉलिसी कितनी थी, सरेंडर वैल्यू कितनी थी 50,000, उसके अगेंस्ट में कितना मिला 5 लाख, तो 50,000 में से 5 लाख गया तो बचा कितना 4,50,000। ये 4,50,000 ए और बी दोनों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, 2,25,000 2,25,000। लेकिन बी ए की जो सरेंडर वैल्यू बच रही है उससे रिगार्डिंग कोई एंट्री करनी नहीं है, क्योंकि उसको ना तो हम कोई इनकेश करा रहे हैं और ना ही उसका बेनिफिट देने की ज़रूरत है। तो ये मैटर हो गया सेपरेट लाइफ पॉलिसी का एसेट्स मेथड में। बहुत इजी है, रिटायरमेंट हो रहा है तो बी की पॉलिसी को, रिटायरिंग पार्टनर की पॉलिसी को सरेंडर किया बैंक टू जेएलपी, और रिमेनिंग पार्टनर की पॉलिसी जो हम कंटिन्यू कर रहे हैं उसका बेनिफिट देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो असेट सेल नहीं हो रही है और ना ही प्रॉफिट लॉस हो रहा है। यहाँ भी हमने रिटायर्ड करवाया, इन कैश करवाया तो पैसा मिला, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूशन की एंट्री नहीं हो रही है। लेकिन यहाँ पार्टनर की डेथ हो गई तो 50,000 की जो सरेंडर वैल्यू थी उसके अगेंस्ट में आपको 5 लाख मिल गया, तो बैंक टू जेएलपी 5 लाख हो गया। अब इस 5 लाख को हमने दोनों पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब फिर आप बोलोगे सर बी मर रहा है, ए और बी को बेनिफिट दोनों को क्यों दे रहे हो, तो सीधी सीधी बात बेटा, प्रीमियम किसने दिया, फर्म ने दिया, तो प्रॉफिट भी फर्म पार्टनर के रेशियो में डिवाइड करती है ना बेटा। तो ये कौन सा मेथड था हमारा, असेट्स मेथड हो गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी हो गया, सेपरेट लाइफ पॉलिसी भी हो गया, रिटायरमेंट भी हो गया, डेथ भी हो गया। यहाँ भी रिटायरमेंट और डेथ वाला दोनों सीन कंटिन्यू हो गया। अब हम लोग बात करेंगे मेथड नंबर 3। सारे बच्चे, तो बेटा अब हम थर्ड मेथड डिस्कस करेंगे जॉइंट लाइफ पॉलिसी का, और इसका नाम होगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। बेटा अगर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा हो गया है तो आप 2 मेथड आज कर लिए, अब ड्रॉप कर देना। थर्ड मेथड या तो अलग 2-4 घंटे बाद देखना या नेक्स्ट डे देखना, क्योंकि फर्स्ट और सेकंड मेथड ठीक था, थर्ड मेथड में थोड़ा सा सोचना होगा। वैसा आप लोग देखना थर्ड मेथड को स्टडी मटेरियल में भी ज़्यादा वेटेज दिया नहीं इन्होंने, ज़्यादा इन्होंने समझाया नहीं है। और सेकंड थिंग, सेपरेट लाइफ पॉलिसी पे भी इन्होंने ज़्यादा वर्क नहीं किया, और थर्ड मेथड का जनरली इन्होंने क्वेश्चन है भी नहीं और दिया भी नहीं। पर ठीक है, चूँकि थर्ड मेथड का नाम लिखा हुआ है तो हमें इस पर वर्क करना होगा, इसीलिए मैं आपको मेथड नंबर 3 समझा रहा हूँ। समझना बेटा थर्ड मेथड को, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। ये मेथड एग्जैक्टली बना क्यों, जिसकी बात करें बेटा, अभी तक जो भी प्रीमियम था उसको आप प्रॉफिट लॉस से चार्ज कर रहे थे, पर अगर सोचो तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी किसके लिए कर रहे हैं, पार्टनर के लिए कर रहे हैं। और पार्टनर से रिगार्डिंग जो भी मैटर होता है वो P&L अकाउंट में नहीं आता, P&L अप्रोप्रिएशन में आता। जॉइंट लाइफ पॉलिसी या सेपरेट लाइफ पॉलिसी हम पार्टनर का कर रहे हैं, और पार्टनर से रिगार्डिंग जो भी एक्सपेंसेस होता है वो प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन में आता। आप लोगों ने पढ़ा और आप लोगों को बताया बेटा। तो अभी तक तो हमने क्या किया, पार्टनर से रिगार्डिंग जो भी इंश्योरेंस था उसको P&L से चार्ज किया, जबकि पार्टनरशिप अकाउंटिंग बोलती कि उसको आप क्या करें, P&L अप्रोप्रिएशन से चार्ज करें। तो ये मेथड नंबर 3 उसी पर्टिकुलर पॉइंट पर फोकस किया कि सर इंश्योरेंस पार्टनर से रिगार्डिंग है तो इसको हम क्या करें, P&L अप्रोप्रिएशन से चार्ज करेंगे। तो उसी के लिए कॉन्सेप्ट बनाया जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। एक बार मैं आपको परफेक्टली समझा रहा हूँ, समझना, उसके बाद आगे आएंगे। 2 अकाउंट बनाएंगे, एक बनेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट और दूसरा बनेगा जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। धीरे धीरे मैं समझा रहा हूँ, समझना, उसके बाद देखना बेटा। सबसे पहले फर्स्ट ई का प्रीमियम दिया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, और प्रॉफिट लॉस से चार्ज किया P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। जॉइंट लाइफ पॉलिसी का प्रीमियम दिया तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख, और ये पूरा 1 लाख अप्रोप्रिएशन से चार्ज किया प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट। फाइनली देखें, फर्स्ट ईयर के एंड में कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं है। एट द एंड ऑफ द ईयर
कोई सरेंडर वैल्यू नहीं है, अगर कोई भी सरेंडर वैल्यू नहीं है तो बेटा इस अकाउंट को क्लोज करो। और कैसे क्लोज करें, तो दोनों अकाउंट म्यूचुअली क्लोज होगा। म्यूचुअली कैसे क्लोज करें, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व में आएगा JLP और JLP में आएगा बाई JLPR, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। दोनों अकाउंट म्यूचुअली क्लोज हो गया बेटा। प्रीमियम दिया 1 लाख, उसको P&L से चार्ज किया और आपका सरेंडर वैल्यू था नहीं तो इनको म्यूचुअली क्लोज कर दिया। फर्स्ट ईयर क्लोज होता है। बात करेंगे सेकंड ईयर की। JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख। नाउ एट द एंड ऑफ द ईयर चार्ज फ्रॉम P&L अप्रोप्रिएशन टू JLPR। अब बेटा सेकंड ईयर के एंड में सरेंडर वैल्यू 30,000 है, तो 30,000 का बैलेंस आपको मेंटेन करना है कि सर ये जो 1 लाख है इसमें बैलेंस कैरी डाउन कितना है 30,000। यहाँ पे भी आएगा टू बैलेंस कैरी डाउन 30,000 कि सर ये जो 1 लाख था इस 1 लाख में 30,000 का सरेंडर वैल्यू, तो दोनों जगह कितना बच रहा है 70,000। ये 70,000 जो बच रहा है बेटा उसको म्यूचुअली क्लोज करो। JLPR में क्या आएगा JLP और JLP में क्या आएगा बेटा JLPR, है ना बेटा। हो गया, मिरर इमेज हो गया बेटा, एक दूसरे का मिरर इमेज चल रहा है ना बेटा। अब ये जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको ओपनिंग बैलेंस करो 30,000 बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 30,000। बच्चों सेकंड ईयर के एंड में सरेंडर वैल्यू का बैलेंस बनाया, JLP का बैलेंस 30 और JLPR का बैलेंस 30 ना। तो जब सेकंड ईयर के एंड में बैलेंस शीट बनी थी ना, तो बैलेंस शीट में एसेट्स में, बैलेंस शीट के एसेट्स में JLP कितना आएगा 30,000 और बैलेंस शीट के लाइबिलिटीज़ में JLPR कितना आएगा 30,000। सेकंड ईयर के एंड में जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट के एसेट्स में JLP एसेट्स बन के आएगा 30,000 और लाइबिलिटीज़ में रिजर्व JLPR आएगा 30,000। ठीक है बेटा। चलो थर्ड ईयर में आओ, प्रीमियम पेड करो। JLP अकाउंट डेबिट टू बैंक 1 लाख और बाई प्रॉफिट लॉस अप्रोप्रिएशन 1 लाख। बच्चों थर्ड ईयर के लास्ट में सरेंडर वैल्यू कितनी 65 बाई बैलेंस कैरी डाउन 65, 130 में 65 है ना बेटा। ये जो आ रहा है हमारा 1,30,000 उसमें 65,000। बच्चों 130 में 65 तो बच रहा है कितना 65। क्लोज करो म्यूचुअली JLP। JLP में क्या आएगा बेटा JLPR। कंप्लीट बेटा, थर्ड ईयर कंप्लीट हो गया और थर्ड ईयर का बैलेंस शिफ्ट कर दो 65 और यहाँ आएगा बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन। आप बोलो सर के साथ। थर्ड ईयर के एंड में जब बैलेंस शीट बनेगी तो एसेट साइड में JLP कितना आएगा बोल के बताओ बेटा, वहीं से आवाज़ आनी चाहिए सर को। कितना आएगा 65,000 एसेट्स में आएगा और लाइबिलिटीज़ में JLPR कितना आएगा 65। इतना समझ रहे हो, मतलब बहुत बढ़िया कंडीशन है। चलो ठीक है बेटा, फोर्थ ईयर स्टार्ट करते हैं। JLP टू बैंक 1 लाख, नाउ 1 लाख P&L अप्रोप्रिएशन बेटा 1 लाख। ठीक बात बेटा। बैलेंस देखो फोर्थ ईयर के एंड में सरेंडर वैल्यू कितनी 1 लाख, 1 लाख 165 में से 1 लाख की सरेंडर वैल्यू ना बेटा, ये 165 इसमें सरेंडर वैल्यू 1 लाख। ठीक है बच्चों, डिफरेंस कितना आ रहा दोनों में 65 का, म्यूचुअली क्लोज कर दो बाई JLPR टू JLP 65। चलो ये जो बैलेंस है इससे इन क्लोजिंग बैलेंस को बनाओ। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख बेटा और यहाँ क्या आएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1 लाख।
वापस बोलो सर के साथ, जब फोर्थ ईयर के एंड में, एट द एंड ऑफ द ईयर, फोर्थ ईयर के एंड में जब बैलेंस शीट बनेगी तो एसेट्स में जेएलपी कितना आएगा 1 लाख, और लायबिलिटीज में जेएलपीआर कितना आएगा 1 लाख आएगा सर। चलो बहुत अच्छी बात है ना बेटा। अब ये तो नॉर्मल अकाउंटिंग थी जो मैंने करवा दी। अब सपोज करो पार्टनर जॉइंट लाइफ पॉलिसी, दो कंडीशन होती है, जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सेपरेट लाइफ पॉलिसी, है ना बेटा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी की बात करेंगे कि सर अगर कोई पार्टनर रिटायरमेंट करता है तो क्या करना है ना बेटा। तो ये असेट्स कितनी है 1 लाख। इसको एक काम करते हैं, मैं आपको परफेक्टली समझाता हूँ, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। इसको अब हम क्या करते हैं बेटा, पूरा डायग्राम के फॉर्म में समझ लेते हैं ना। क्या होगा, बैलेंस शीट बनी होगी ऐसे बेटा ना, बैलेंस शीट बनी होगी। बैलेंस शीट में असेट्स में लिखा है जेएलपी 1 लाख है ना बेटा, और जेएलपीआर जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व 1 लाख, ये ठीक बात। अब हम यहाँ बात करते हैं जेएलपीआर मेथड में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड में दो कंडीशन है, जेएलपी जॉइंट लाइफ पॉलिसी और सेकंड है बेटा सेपरेट लाइफ पॉलिसी। वैसे मैं एक बार वापस बोल देता हूँ, सीए स्टडी मटेरियल में फाउंडेशन में इन्होंने फर्स्ट एक्सपेंसेस मेथड और सेकंड असेट्स मेथड को फोकस किया, जेएलपीआर में ज़्यादा फोकस नहीं किया कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है आगे आने के बाद। यहाँ तक ठीक है। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में रिजर्व मेथड थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, बट आप समझना, मैं इजीली समझा दूंगा, आपको 100% समझ में आएगा ना बेटा। जॉइंट लाइफ पॉलिसी के हिसाब से मैंने बैलेंस शीट बनाई ना बेटा। तो वेरी फर्स्ट, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है, जेएलपी में दोनों कंडीशन बात करेंगे, अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होता है और अगर पार्टनर की डेथ होती है। रिटायरमेंट होगा तो क्या करना बेटा, कि साहब पॉलिसी को सरेंडर करना, तो कर दो, पॉलिसी सरेंडर करो। ये 1 लाख की सरेंडर वैल्यू है ना, ये आपको मिल जाएगी, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी 1 लाख। बैलेंस शीट के एसेट्स में कितनी 1 लाख की जेएलपी थी ना बेटा, तो रिटायरमेंट के टाइम सरेंडर करना, तो सरेंडर कर दिया बैंक टू जेएलपी, 1 लाख से 1 लाख मिल गया साहब, कुछ प्रॉफिट लॉस है नहीं, तो पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट में नहीं करना, ठीक बात है। अब क्या करना है साहब, तो पॉलिसी सरेंडर हो गई, पॉलिसी खत्म, तो एसेट्स को बेच दी, खत्म हो गई। लेकिन सर जब पॉलिसी खत्म हो गई तो इस रिजर्व का क्या होगा, तो रिजर्व को करो डिस्ट्रीब्यूट। कि साहब जब पार्टनर का रिटायरमेंट हो गया तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी सरेंडर हो गई, तो इसको बेच दिया, 1 लाख से कितना मिल गया 1 लाख, बस ठीक है। साहब पॉलिसी खत्म हो गई तो जेएलपी आपने सेल कर दी, तो रिजर्व का क्या होगा, तो रिजर्व का क्या होता है, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होता है, करो डिस्ट्रीब्यूट। सीआर से क्या हो गया डीआर, जेएलपीआर अकाउंट डेबिट टू ए टू बी, 1 लाख का रिजर्व है, ए का 50,000, बी का 50,000, ये हो गया रिटायरमेंट में गेम। एसेट्स ही, एसेट्स को सेल कर दिया, रिजर्व था, रिजर्व को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बेस्ट मैट्रिक क्लोज। तो ये जॉइंट लाइफ पॉलिसी में हम लोगों ने रिटायरमेंट वाला मैट्रिक क्लियर कर दिया। अब सर जॉइंट लाइफ पॉलिसी में किसकी बात करेंगे बेटा, डेथ की बात करेंगे। चलो देखो बेटा, अगर डेथ होनी है तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू जेएलपी। हाँ बच्चों, अब आप बताओ, डेथ के टाइम जॉइंट लाइफ पॉलिसी से पूरा सम एश्योर्ड मिलेगा 10 लाख, है ना। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा कि सर मेरे एसेट्स में कितना था 1 लाख, लेकिन मिला कितना 10 लाख, 1 लाख के अगेंस्ट में 10 लाख मिला, मतलब 9 लाख रुपए का प्रॉफिट है। अब 9 लाख का प्रॉफिट है बेटा, तो इस प्रॉफिट को क्या कर रहे हैं, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, टू ए और टू बी। सर 1 लाख की जो जॉइंट लाइफ पॉलिसी थी, डेथ हो गया तो पूरा सम एश्योर्ड मिल गया 10 लाख। अब जो 9 लाख बचा, उस 9 लाख को ए और बी दोनों में 450 और 450 डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो जॉइंट लाइफ पॉलिसी का गेम खत्म बेटा। 1 लाख से कितना मिल गया 10 लाख, 9 लाख का प्रॉफिट पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। बहुत ईजी है, जबरदस्ती इस मेथड को इन्होंने टफ कर रखा, बहुत ईजी मेथड है बेटा। चलो साहब, इसका तो मैट्रिक क्लियर कर दिया। अब पॉलिसी खत्म हो गई तो रिजर्व का क्या करना, तो रिजर्व को भी डिस्ट्रीब्यूट करो, तो रिजर्व को भी कर दो डिस्ट्रीब्यूट। सीआर से हो गया डीआर, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी। कितना बेटा ये 1 लाख है, 1 लाख को 1:1 करो, 50,000 और 50,000। ये हो गया जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड में
जॉइंट लाइफ पॉलिसी में अगर पार्टनर का रिटायरमेंट होगा तो 1 लाख से 1 लाख मिला और रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। साहब डेथ होगी तो 1 लाख का 10 लाख मिला तो 9 लाख के प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट किया और रिजर्व पूरा एज इट इज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये क्या करा है सर ने आपको, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड में, जॉइंट लाइफ पॉलिसी में रिटायरमेंट और डेथ का कंडीशन हो गया। बहुत ईजी, कुछ नहीं करना बेटा, घबराने की ज़रूरत आपको नहीं है, इसमें कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं आ रही है। अब सेपरेट लाइफ पॉलिसी में आएंगे बेटा ना, अगर सेपरेट लाइफ पॉलिसी में रिटायरमेंट होगा तो क्या करना और डेथ होगा तो क्या करना। देखो बच्चों, यही है, मैं इसी को कर देता हूँ, ए का 50,000 और बी का 50,000। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में तो सेपरेट लिखा होगा, ए का 50 और बी का 50। रिजर्व में भी ऐसा होगा, ए का 50,000 और बी का 50,000। ये सर ने कर दिया ऐसा, ठीक है सर, चलो अच्छी बात है। सुनना बेटा, सेपरेट लाइफ पॉलिसी ना, किसको रिटायर्ड करा मैं, बी को रिटायर्ड कर दो। चलो सर बी को रिटायर्ड कर रहा, बी को रिटायर्ड कर रहे हैं तो रिटायरमेंट में तो सरेंडर वैल्यू मिलेगी, तो इस 50,000 का कितना मिलेगा, 50,000 को सरेंडर करो तो बैंक टू JLP 50,000। ओके सर, 50,000 का 50,000 मिल गया। ए का कुछ करना ही नहीं क्योंकि ए की पॉलिसी तो बेटा क्या होगी, कंटिन्यू करना ना। बी रिटायर्ड हो रहा तो बी सरेंडर करा, लेकिन ए का तो पॉलिसी का कुछ करना ही नहीं क्योंकि ए तो फर्म अपना इंश्योरेंस कंटिन्यू करेगा, तो चलने दो ए को, ठीक है चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। चलो ये पॉलिसी का मैटर क्लियर हो गया। अब JLPR की बात आएगी, तो सर बी की जब पॉलिसी सरेंडर हो गया तो बी का रिजर्व भी निपटाओ, जो पॉलिसी खत्म हो रही है उसका रिजर्व भी खत्म करेंगे। तो बी का पॉलिसी सरेंडर हो गया तो बी का रिजर्व भी फ्री करो, तो बी का रिजर्व करो, रिजर्व CR से क्या हो गया DR, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व अकाउंट डेबिट टू A टू B। 50,000 का रिजर्व बी का, ए को दिए 25, बी को दिया 25। सर समझ में आ गई यहाँ तक की बात, क्लियर। अब एक प्रॉब्लम आपके माइंड में आ रही है कि सर बी का जो रिजर्व था ना वो तो आपने नॉर्मल रिजर्व मान के डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक रहा, लेकिन ए का रिजर्व क्या होगा, मेंटेन होगा। और याद करो जब रिजर्व मेंटेन होता है तो बी क्या बोलेगा, जब मैं फर्म से जा रहा हूँ तो इस रिजर्व में मुझे मेरा शेयर मिलना चाहिए। कि साहब 50,000 का जो रिजर्व था इसको तो आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। क्यों डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि जब पॉलिसी सरेंडर होगी तो उसका रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन ए वाला रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, ए वाला रिजर्व मेंटेन होगा। अब ए वाला रिजर्व मेंटेन होगा तो पता आपको, जब रिजर्व मेंटेन होता है तो रिटायरिंग पार्टनर अपना शेयर मांगता है कि साहब इस रिजर्व में मेरा भी तो शेयर है। तो 50,000 की रिजर्व में ए और बी का 25-25 था, तो अब ये जो 50,000 का रिजर्व होगा इसमें बी का शेयर कितना, आधा 25 होगा ना बेटा। तो जो रिजर्व मेंटेन हो रहा है उसमें हम एंट्री बनाएंगे, ए अकाउंट डेबिट टू बी 25 और 25। ये बात हुई बेटा, सीधा सीधा सर सेपरेट लाइफ पॉलिसी, बी की पॉलिसी को मैंने सरेंडर किया, एसेट्स बेचा तो बैंक टू JLP 50,000, ये मेंटेन हो जाएगी। अब ये 50,000 का रिजर्व तो क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि पॉलिसी सरेंडर हो गई, तो डिस्ट्रीब्यूट किया तो JLPR अकाउंट डेबिट टू AB। और अब ये रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा, मेंटेन होगा, करो मेंटेन। लेकिन बी जा रहा तो बी अपना रेशियो मांगेगा, तो मेंटेन में एंट्री हो गई गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग A टू B। बी का 50,000 का आधा 25 दे दिए बेटा ना। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में रिटायरमेंट भी आपका क्लियर हो गया। अब बात क्या बच रही है, डेथ की। चलो डेथ को भी कर लेते हैं हम लोग। सेपरेट लाइफ पॉलिसी में अगर बी की डेथ होगी तो इस 50,000 के बदले में कितना मिलेगा, 5 लाख। बोले सरेंडर वैल्यू 50,000 थी, बट चूंकि सम इश्योर 10 लाख है, उसमें बी का आधा 5 लाख, तो एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 5 लाख। क्या एंट्री बनाएंगे बेटा, बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP 5 लाख की एंट्री होगी ना। इसी एंट्री को मैं वैल्यू चेंज कर रहा हूँ, बैंक टू JLP 5 लाख। ठीक साहब, पूरा यूँ समझ लो, ठीक रहेगा बेटा। पूरा डिटेल से ऊपर आपको यहाँ करा देता हूँ मैं। बैंक अकाउंट डेबिट टू JLP कितना मिला बेटा, 5 लाख, ये हो गया 5 लाख। अब JLP बैलेंस शीट के एसेट्स में कितनी थी, 50,000, मिला कितना, 5 लाख, तो कितना बचा, 450। 450 को पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर दो,
225 और 225। अरे बेटा बैलेंस शीट के एसेट्स में ए का यहाँ कितना लिखा था तुमने 50 और बी का कितना लिखा 50। बी का सरेंडर वैल्यू 50,000 था लेकिन मिला कितना 5 लाख। तो बैंक टू जेएलपी 5 लाख, 50 के अगेंस्ट में 5 लाख मिला तो 450 का प्रॉफिट। ए को दिया 225, बी को दे दिया 225। तो जो बैलेंस शीट के एसेट्स में जो ए और बी की पॉलिसी थी उसमें क्लियर कि ए का तो एज इट इज़ कंटिन्यू हो जाएगा और बी का पॉलिसी 50 के अगेंस्ट में 5 लाख मिल गया और इसको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो ये मैटर हो गया सेपरेट लाइफ पॉलिसी में डेथ ऑफ पार्टनर वाला सीन। ठीक है, ये तो जो हमारी पॉलिसी थी ए का पॉलिसी का तो 5 लाख मिला, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, और बी की पॉलिसी का तो 50 के अगेंस्ट में 5 लाख मिला और डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। लेकिन ए की पॉलिसी मेंटेन करनी तो चलने दो। ठीक साहब, अब बात आती रिजर्व की। तो सर बी का रिजर्व तो डिस्ट्रीब्यूट करना, तो बी का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट कर दो, सेम एंट्री हो जाएगी बेटा। JLPR अकाउंट डेबिट टू ए और टू बी, सेम एंट्री हो गई। ठीक साहब, बी का रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना तो सर हमने करा दिया तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब ए का रिजर्व मेंटेन करना तो बी अपना शेयर मांगेगा, तो एंट्री बनेगी ए अकाउंट डेबिट टू बी, तो ये ए टू बी सेम एंट्री बन जाएगी। कि साहब बी की डेथ हो गई तो बी की पॉलिसी सेल हो गई, सरेंडर हो गई, तो बैंक टू जेएलपी टू पार्टनर्स कैपिटल, प्रॉफिट था तो डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब चूंकि बी की पॉलिसी खत्म हो गई तो रिजर्व भी डिस्ट्रीब्यूट किया, तो JLPR अकाउंट अभी टू ए बी सेम एंट्री हो गई, और जो ए का रिजर्व मेंटेन होगा तो ए टू बी सेम एंट्री हो जाएगी। इन दोनों एंट्री के बाद दोनों एंट्री आपको यहाँ बन जाएगी। इसके साथ में हमारा मेथड नंबर 3 कंप्लीट हो गया, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व मेथड। कहते हैं बहुत टफ मेथड, ऐसा इन्होंने माहौल बना रखा जबकि कुछ भी नहीं बेटा। और इस वीडियो में मैंने आपको कोशिश किया बहुत सिस्टमेटिक तरीके से समझाया। पहले मैंने मेथड फर्स्ट लिया एक्सपेंसेज मेथड, उसको मैंने जॉइंट लाइफ पॉलिसी, सेपरेट लाइफ पॉलिसी, रिटायरमेंट डेथ अलग किया, फिर रिटायरमेंट डेथ अलग किया। असेट्स मेथड, उसमें जॉइंट लाइफ पॉलिसी को अलग किया, रिटायरमेंट डेथ अलग किया, फिर रिटायरमेंट डेथ। अब JLPR समझा, इसमें भी हमने क्या किया बेटा, JLP का रिटायरमेंट डेथ और ये सेपरेट लाइफ पॉलिसी का रिटायरमेंट और डेथ, बहुत परफेक्ट मैनर से समझाया। लेकिन मुझे क्या लगता है कि एक बार आपने देखा बेटा, अगर इस वीडियो को जहाँ से कन्फ्यूजन आ रहा है उसको दूसरी बार देखो। जैसे मुझे लगता है कि एक्सपेंसेज मेथड में कोई दिक्कत आना नहीं है, असेट्स मेथड आए तो असेट्स मेथड में एक बार वापस देख लो, वैसे उसमें दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि सीधा सीधा कॉन्सेप्ट क्या बेटा, बैलेंस शीट के असेट्स में होती है। असेट्स को सरेंडर कराए तो सेम अमाउंट, डेथ हो रही तो ज़्यादा अमाउंट, वही नॉर्मल तरीके से हो जाता है। और थर्ड JLPR मेथड, JLPR मेथड को आइडेंटिफिकेशन करने का तरीका बताना बेटा, JLP एसेट्स में आएगी और रिजर्व कहाँ आएगा, लाइबिलिटीज में आएगा। तो फर्स्ट मेथड में बैलेंस शीट में कुछ भी नहीं आता, सेकंड मेथड में बैलेंस शीट के एसेट्स में JLP होगी, और थर्ड मेथड आइडेंटिफाई करने का तरीका, एसेट्स में तो बेटा JLP आएगा और लाइबिलिटीज में JLPR आएगा। आप लोग इस मेथड को इस वीडियो को एक बार देखें, अगर कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, कुछ कन्फ्यूजन आ रहा तो दूसरी बार वापस देखो, 100% क्लियर हो जाएगा। और उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो इस मेथड के जो क्वेश्चंस मैंने कराया उसी पैटर्न से इसी क्वेश्चन को आप बार बार करो। फर्स्ट मेथड से करो JLP सेपरेट लाइफ पॉलिसी, रिटायरमेंट डेथ करो। फिर सेकंड इसी क्वेश्चन को असेट्स मेथड से करो, JLP सेपरेट रिटायरमेंट डेथ, JLPR रिटायरमेंट डेथ। अगर जिस वे से जिस मैनर से मैंने कराया उसी वे से करोगी तो 100% लाइफ टाइम आपको इस JLP को उठा के देखने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए परफेक्टली समझ लिए, एक बार वीडियो को वापस देख लो और खुद ही करो और फिर मैच करो, लाइफ टाइम के लिए आपको JLP परमानेंट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।